गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग ठीक होंगे। आज ज्योग्राफी के लेक्चर को और एक लेक्चर हम लेकर आपके पास उपस्थित हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारे लेक्चर को पसंद कर रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे और आप अच्छे से इन सारी चीज़ों को याद भी रख रहे होंगे। चलिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा लैटिट्यूड्स के बारे में, अक्षांश के बारे में, लॉन्गिट्यूड के बारे में, देशांतर के बारे में और स्टैंडर्ड टाइम भी हमने देखा था। और उसके आगे हम लोगों ने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी देखा था। और विशेषकर हमने ये देखा था कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आगे जो हम देखने वाले हैं वो इंटरनेशनल डेट लाइन देखेंगे। ठीक, हम लोग आगे देखते हैं कि इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होता है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट इसलिए डेवलप किया गया क्योंकि जब एक रेखा ऐसी रेखा है जिसे हम क्रॉस करेंगे तो हम दिन में परिवर्तन देखते हैं। जैसे उस रेखा के अगर इस पार हम रहेंगे तो एक डेट अलग होगा। एग्जाम्पल कि जैसे 24 फरवरी अगर रेखा के इस पार है तो रेखा के उस पार 25 फरवरी का डेट शुरू हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है और वो कौन सी रेखा है, कहाँ से पास करती है, उसके बारे में अभी हम जानेंगे। सब देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन हैज़ बीन अडॉप्टेड टू अवॉइड कन्फ्यूजन ऑफ द डिफरेंस ऑफ वन डे दैट पीपल वुड फेस वाइल ट्रैवलिंग अक्रॉस द ग्लोब। जैसे हमने देखा था कि जो लॉन्गिट्यूड है, जिस तरीके से हम लॉन्गिट्यूड के अलग अलग डिग्री पर जाते हैं वैसे वैसे हम समय में परिवर्तन देखते हैं, टाइम में चेंजेस देखते हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये समय का परिवर्तन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हम डेज में परिवर्तन देखने लगेंगे। उसी पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड को हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन के हिसाब से जानते हैं। आगे और देखते हैं हम। इट corresponds to 180 degree east or west meridian of longitude which falls on the opposite side of Greenwich meridian and the date changes by 1 day. Counting from the prime meridian, the date to the east of it is 1 day ahead than to its west. ये लाइन का मतलब ये है, जो लास्ट वाली लाइन है, उसका मतलब ये है जो लास्ट वाली लाइन है उसका मतलब ये है कि अगर मानिए कि ये हमारा अर्थ है तो जो अगर ये प्राइम मेरिडियन की लाइन है जो हम लोगों ने देखा था कि जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को दर्शाता है, जो 0 डिग्री देशांतर को दर्शाता है, उसे हम लोग प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं। अब देखिए, प्राइम मेरिडियन से हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, प्राइम मेरिडियन से जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं, पूर्व की तरफ जाते हैं तो टाइम जो है वो ज़्यादा होता है, और जब हम प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम कम होने लगता है। एग्जाम्पल आप ऐसा समझेंगे कि जैसे प्राइम मेरिडियन से ईस्ट में इंडिया है तो जो इंडिया की जो टाइमिंग है वो प्राइम मेरिडियन के टाइमिंग से ज़्यादा है। आप देखते होंगे कि GMT + 5:30 हम लोग लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हम समय में परिवर्तन देखेंगे, और वो परिवर्तन हर देशांतर के आधार पर, लॉन्गिट्यूड के आधार पर अलग होगा। जो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है, और हम लोगों ने 82 डिग्री 30 मिनट को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मान रखा है। तो आप ऐसा समझिए कि जब 0 डिग्री से 82 डिग्री 30 मिनट पर अगर कोई देश है तो उसका जो टाइमिंग है वो 5.5 घंटे का फर्क दिखता है, और ये जो देश होंगे, ये जो कंट्रीज होगा, उसका प्राइम मेरिडियन से ज़्यादा टाइम होगा। ठीक है, तो इंडिया के केस में क्या हुआ, ग्रीनविच मेरिडियन से ज़्यादा टाइम है।
अगर हम वेस्ट की तरफ चले, जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल अगर ले लिए यूएसए, तो यूएसए की जो टाइमिंग होगी वो ग्रीनविच मेरिडियन से पीछे होगी। ठीक है, अब हम लोग ऐसा समझेंगे कि जैसे जिस तरीके से जैसे जैसे प्राइम मेरिडियन से हम बढ़ते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, टाइमिंग बढ़ता जाएगा, और जब हम ठीक 180 डिग्री तक पहुंचेंगे तो हम टाइमिंग में जो परिवर्तन देखेंगे वो 12 घंटे का होगा। कैसे ये बता पा रहे हैं हम? देखिए, एक कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं कि जैसे जो हमारा अर्थ है वो 360 डिग्री 24 घंटे में घूमेगा। ठीक है, और इसी का जब कैलकुलेशन आप करेंगे तो देखेंगे कि एक घंटे में 15 डिग्री का परिवर्तन आता है। और जब आप देखेंगे कि 180 डिग्री हम जाएंगे तो परिवर्तन हम 180 डिग्री अगर हम आगे जाते हैं या पीछे जाते हैं तो हम जो परिवर्तन देखेंगे वो परिवर्तन कितने देर का होगा? 12 घंटे का होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइम मेरिडियन पे टाइमिंग हो रहा होगा, एग्जाम्पल अगर प्राइम मेरिडियन पे टाइमिंग 12 AM हो रहा होगा तो हम ईस्ट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, कहीं पर 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, और जब हम 180 डिग्री चल गए होंगे, ठीक इसके पीछे चले गए होंगे, तो हम ये देखेंगे कि ये जो टाइमिंग का गैप है वो 12 घंटे का हो जाएगा, और ठीक इसके पीछे में 12 PM हो रहा होगा। ठीक है, सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बात हो रहा है। इसी तरीके से अगर मानिए कि हम लोग इधर से गए तो यहां पर क्या होगा कि ये 12 PM हो रहा होगा, जैसे इधर से पीछे गए, लेकिन ये 12 PM और ये 12 PM जो है एक ही जगह पर हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इधर हम लोग 180 डिग्री गए तो 12 घंटे का परिवर्तन, जब हम लोग इधर से 180 डिग्री गए तो 12 घंटे का परिवर्तन, कुल मिलाकर हम 24 घंटे का परिवर्तन देखते हैं, क्योंकि इधर का टाइम जो है वो GMT से आगे है, इधर का जो टाइमिंग है वो GMT से पीछे है। तो हम ये देखेंगे कि जो ठीक इसके पीछे वाली जो रेखा है 180 डिग्री है, वो एक ऐसी रेखा है कि जैसे ही हम उसको पार करते हैं तो हम डेज में परिवर्तन देखते हैं। देखिए, अब हम लोग थोड़ा मैप के माध्यम से इसको समझेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए, अ ट्रैवलर गोइंग ईस्टवर्ड गेन्स टाइम फ्रॉम ग्रीनविच until he reaches the meridian 180 degree east when he will be 12 hours ahead of GMT। जो मैंने समझाया वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। Similarly, in going westward, he loses 12 hours when he reaches 180 degree west. There is thus a total difference of 24 hours or a whole day between the two sides of the 180 degree meridian। ठीक है, आगे देखिए, इंटरनेशनल डेट लाइन ही एक वैसी रेखा है जिसको हम क्रॉस करते हैं तो हम डेज में परिवर्तन देखते हैं। अगर मानिए कोई ट्रैवलर है और ट्रैवलर क्रॉसिंग द डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अगर वो पूरब से पश्चिम की तरफ उस डेट लाइन को क्रॉस करेगा तो उसका क्या होगा? एक दिन उसका खत्म हो जाएगा। मतलब हम ऐसा समझेंगे कि जैसे अगर कोई भी ट्रैवलर है, अगर कोई भी व्यक्ति है इंटरनेशनल डेट लाइन से अगर मानिए कि पूरब से पश्चिम की तरफ आ रहा है, अ ट्रैवलर क्रॉसिंग द डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अगर वेस्ट की तरफ जाएगा तो क्या होगा? उसके जिंदगी से एक दिन कम हो जाएगा। वो कैसे होगा? क्योंकि जब तक यहां पर आएगा तो क्या होगा? वो अगला डेट आ जाएगा। जैसे यहां पर 27 है और जब यहां पहुंचेगा तो यह 28 हो जाएगा। ठीक है, अब हम ऐसा समझेंगे कि ये आपको मेन बात याद रखना है कि अगर कोई भी ट्रैवलर, अगर कोई भी यात्री अगर ईस्ट से वेस्ट की तरफ अगर इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करता है तो असल में क्या होता है कि उसको एक दिन का नुकसान होता है, और जब कोई भी व्यक्ति वेस्ट से ईस्ट की तरफ आता है तो उसे एक दिन का फायदा होता है। हम लोग डायग्राम से समझेंगे, वो मैप के माध्यम से। यहां पर देखिए एक बात, सबसे पहला सवाल कि जो हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन है, देखिए ये जिगजैग के फॉर्म में है। सबसे पहला सवाल कि ये जिगजैग के फॉर्म में होने का कारण क्या है, कि मतलब कि ऐसा वो टेढ़ा मेढ़ा क्यों बना हुआ है? बना हुआ इसलिए है क्योंकि जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड टाइम को बताता है, समय को बताता है। देखिए ये जो है ना प्रशांत महासागर से पास कर रहे हैं। आप पहले याद रखेंगे कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो प्रशांत महासागर से पास करता है। यहीं पर बेरिंग स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट से भी ये
पास करता है, आप ये याद रखेंगे। आगे हम लोग जैसे चलेंगे देखेंगे स्टेट क्या होता है, पेरिंग स्टेट से पास करता है। दूसरी बात यह है कि जो पैसिफिक ओशन से ये लाइन पास कर रहा है तो ये जिगजैग इस कारण से है क्योंकि ये एरिया में, ये क्षेत्र में बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, बहुत छोटे छोटे टापू हैं, बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं। अगर मानिए कि उनके बीचों बीच अगर बीचों बीच ये पार करने लगता तो एक छोटे से देश में हम समय में परिवर्तन देखते। तो इस परिवर्तन को नेग्लेक्ट करने के लिए, नज़रअंदाज करने के लिए और पूरे वो छोटे द्वीप में एक ही तरह का टाइम बना रहे, इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हुए इसको जिगजैग फॉर्म में बनाया गया है। आप इसके जवाब को ये याद रखेंगे। मेरा ये कहने का मतलब ये था कि जैसे कोई भी व्यक्ति अगर ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, उसको एक दिन का नुकसान होता है, और वेस्ट से ईस्ट की तरफ आता है तो उससे एक दिन का फायदा होता है। एग्जाम्पल, जैसे आप समझिए कि ये जो देश है ये अलास्का है, ठीक है, यूएसए का जो पार्ट है अलास्का वो है, और ये जो क्षेत्र है उल्टा, सॉरी, ये जो है, हाँ, ये जो है अलास्का है, और ये वाला जो पोर्शन है ये वाला रशिया का पोर्शन है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि जैसे कोई भी व्यक्ति, अगर मानिए कि जैसे यहां पर 31 दिसंबर है, ठीक है, जब क्या होगा कि 31 दिसंबर यहां पर हो रहा होगा और वो व्यक्ति अगर इधर आएगा तो वो ये देखेगा कि यहां पर 1 जनवरी हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ना, जब आप यहां से यहां आ रहे हैं तो आप एक दिन में परिवर्तन देख रहे हैं, और एक दिन आपकी जिंदगी से गायब हो गया। लेकिन वही है कि अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ को जाएगा तो वो देखेगा कि 31 दिसंबर यहां मना लिया, और फिर यहां पर आएगा तो देखेगा यहां पर अगले दिन 31 दिसंबर है, ठीक है। तो एक दिन उसको 31 दिसंबर उसको 2 बार देखने को मिला, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि यहां पर गेन होता है, ठीक है। यही चीज यहां पर समझाया गया है कि जैसे ईस्ट टू वेस्ट तो लूजेज अ डे, एंड वेस्ट टू ईस्ट तो गेन्स अ डे। यहां पर देखिए, अब हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो घूमता है तो वो बहुत तरीके से घूमता है, ठीक है, बहुत तरीके से घूमता है। लेकिन हम लोग मुख्य रूप से उसके घूमने को देखेंगे, उसके मोशन को देखेंगे, उसके गति को देखेंगे। जैसा एग्जाम्पल ये है कि आप लोगों ने ये सुना होगा कि जो हमारा अर्थ है वो रोटेट करता है, मतलब ये है कि वो घूर्णन करता है। दूसरा ये है कि जो हमारा अर्थ है वो रेवोल्यूशन करता है, इसका मतलब परिक्रमण करता है। ऐसा नहीं है कि अर्थ का सिर्फ यही 2 मोशन है, इसके अलावा बहुत सारे मोशन हैं। जैसे प्रिसीजन है, प्रिसीजन में वो क्या होता है कि ऐसे ऐसे वो समझिए कि एक तरह से वो लड़खड़ाता हुआ घूमता है, ठीक है। वो सारी चीज़ों को हमें नहीं देखना है, हम बस मुख्य रूप से 2 मोशन को हम देखने वाले हैं। तो जो मुख्य रूप का जो मोशन है, पहला है रोटेशन जिसे हम घूर्णन कहते हैं, जो दूसरा है वो रेवोल्यूशन जिसे हम परिक्रमण कहते हैं। जो रोटेशन है, दोनों को आप समझेंगे। जो रोटेशन है, रोटेशन का मतलब ये हुआ कि जो हमारा अर्थ है, जो हमारा पृथ्वी है, वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, अपने एक्सिस पे घूम रहा है। एक्सिस क्या है? एक्सिस एक काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है, जो अर्थ के सेंटर से, केंद्र से पार करता है, और उसी के अराउंड, उसी के सहारे वो अर्थ जो है हमारा घूमता है। ये घूमना को हम रोटेशन कहते हैं या घूर्णन कहते हैं। मतलब ये हुआ कि वो अपनी जगह पर ही गोल घूम रहा है, तो वो रोटेशन है। दूसरा ये है कि हम लोगों ने ये पढ़ा भी था, हम लोगों ने ये जाना भी था कि जो हमारा अर्थ है वो अर्थ सूर्य का चक्कर लगाता है। वो अर्थ जो है सूर्य के चारों ओर घूमता है। जब वो चारों ओर घूमता है तो वो अंडाकार कक्ष में घूमता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। ठीक है, हम लोगों ने ये देखा कि जो हमारा जो अर्थ है वो सन के अराउंड, सूर्य के चारों तरफ घूमता है। अब देखिए यहाँ पर आप ये समझिएगा कि अर्थ जो है ना, जो शुरू वाले में जो रोटेशन था वो अपनी जगह पर ही घूम रहा था, लेकिन रेवोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि जो अर्थ है वो सूर्य का चक्कर लगा रहा है। ठीक है, हमको ये समझना है कि एक बार ये अपना घूमना को कब कंप्लीट करता है, मतलब
एक बार वो गोल कब घूम जाता है अपने एक्सिस पे, समय होगा 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकेंड। ठीक है, परिणाम इसका क्या होता है, जो हमारा अर्थ रोटेशन कर रहा है उसका परिणाम ये है कि हम अर्थ पर डे और नाइट देखते हैं, रात और दिन होता है। जो वाला पोर्शन जैसे घूमकर, जो वाला पोर्शन सूर्य के सामने आ गया वहां पर दिन होगा, जो वाला पोर्शन घूमकर वो सूर्य से दूर चला गया वहां पर रात हो जाएगा और फिर दूसरी तरफ दिन हो जाएगा। आप ऐसा समझ पा रहे होंगे। यहां पर अब हम लोग ये समझेंगे कि ये टाइमिंग को आप याद रखेंगे कितना समय लगता है। दूसरी बात, अब ऐसा है कि अगर कोई ये कहे कि हमारा अर्थ अगर रोटेशन नहीं करता तो क्या परिणाम होता, ऐसे तो बहुत सारे परिणाम होंगे, लेकिन हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे। लेकिन पहला परिणाम ये होता कि हमारा अर्थ अगर रोटेट नहीं करता, घूर्णन नहीं करता, तो क्या होता कि पृथ्वी पर जिस जगह पर दिन हो रहा है वहाँ हमेशा ही हमेशा दिन होता, और जिस जगह पर रात हो रहा है वहाँ पूरे साल या पूरा हमेशा हमेशा रात ही होता। ठीक है, दूसरी बात यह है, अब रेवोल्यूशन पे आइए। रेवोल्यूशन मतलब जो अर्थ है, पृथ्वी है, सूर्य के चारों तरफ कक्ष में घूमने में कितना समय लगाता है, तो आपको यह आंसर होगा 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट 46 सेकेंड। अगर एग्जैक्ट आपको याद रहा तो बेहतर है, नहीं याद रहा तो कुछ भी आप याद रखेंगे अप्रॉक्स में। ठीक है, इसके कारण क्या है, रोटेशन रेवोल्यूशन होने के कारण क्या है कि पृथ्वी पर हमें तरह तरह के ऋतुओं को देखने का मौका मिलता है, सीजन को देखने का मौका मिलता है। जैसे आप ऐसा समझेंगे, भारत में पूरे साल में 4 ऋतु महत्वपूर्ण रूप से देखे जाते हैं, 4 सीजन्स देखे जाते हैं। यह परिणाम किसका है, रेवोल्यूशन का। अगर रेवोल्यूशन नहीं होता तो इसका मतलब यह है कि अगर भारत में चाहे विश्व के किसी भी कोने पर, किसी भी स्थान पर जिस तरह का मौसम हो रहा है वो पूरा मौसम पूरे साल उसी तरह का चलता। ठीक है, अब हम लोग आगे ये देखेंगे कि ये आप समझ लीजिए, ये भी आपको याद रखना जरूरी है कि जो हमारा अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो सूर्य का चक्कर लगा रहा है। कितने के गति से लगा रहा है, कितने स्पीड से लगा रहा है, तो आंसर होगा 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि जो हमारा अर्थ है वो सन का चारों तरफ चक्कर लगाता है। जो पृथ्वी है वो सन का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। कैसे कक्ष में लगाता है, अंडाकार कक्ष में, एलिप्टिकल ऑर्बिट में। आप इसका मतलब आप ये समझिए कि जैसे ये हमारा मानिए कि सन है तो अर्थ यहाँ पर होगा, फिर कभी अर्थ यहाँ पर होगा, कभी यहाँ पर होगा, कभी यहाँ पर होगा। आप देखिए समय ऐसा होगा, मतलब पूरे साल में ये इस तरीके से पोजीशन अपना लेगा। एक समय ऐसा आएगा जो सन जो है वो पृथ्वी से नजदीक होगा, जो सन है वो पृथ्वी से नजदीक होगा, सूर्य है वो पृथ्वी से नजदीक होगा। तो वैसे कंडीशन को हम कहते हैं पेरिहीलियन। मतलब ये हुआ कि सूर्य का जो दूरी है पृथ्वी से, जो सूर्य का जो दूरी है पृथ्वी से वो अधिकतम होगा तो हम कहेंगे अफीलियन। और साल में जिस दिन सबसे नजदीक में सूर्य होगा पृथ्वी के हम कहते हैं पेरिहीलियन। और वो डे कब आता है, 3 जनवरी, और एफिलियन कब आता है, 4 जुलाई। ठीक है, आगे देखिए। यहां पर आप लोग समझिए, जो हमारा अर्थ है ये हमको पता है कि सन के चारों तरफ घूमता रहता है। जैसे मानिए कि दिसंबर से शुरू हुआ अर्थ का घूमना, हम देख रहे हैं कि दिसंबर से वो घूम रहा है। दिसंबर में यहाँ पर है, मार्च में यहाँ पर पहुँच गया, जून में यहाँ पर पहुँच गया, सितंबर में यहाँ पर पहुँच गया, और फिर दिसंबर में वापस यहाँ पर आ गया। तो वापस इस जगह पे आने में इसको समय कितना लग रहा होगा, 1 साल। जो 365 डेज 5 आवर का जो समय है और अप्रॉक्स आगे जो भी मिनट और सेकंड है, तो उतना देर में ये क्या हो रहा है कि फिर अपने जगह पर लौट रहा है। तो आप देखिएगा कि इसका मतलब ये हुआ कि ये एक चक्कर को 1 साल में वो कंप्लीट कर रहा है। इस दौरान क्या क्या होगा आप ये समझिए। इस दौरान क्या होगा कि जो कुछ भी हमने पढ़ा है, इस दौरान ऐसा होगा कि अच्छा एक बात और आपको याद रखना है कि जो हमारा अर्थ है
उसका एक्सिस हमेशा एक ही डायरेक्शन में टिल्टेड होगा। ऐसा नहीं कि ये उल्टा हो जाएगा कभी भी। जब टिल्टेड है इस डायरेक्शन में तो इसी डायरेक्शन में टिल्ट होगा, यहाँ पर भी इसी डायरेक्शन में होगा, जो इसका एक्सिस है इसी डायरेक्शन में टिल्ट होगा। आप एक समय देखिए क्या होगा कि जैसे मानिए यहाँ पर देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, यहाँ पर देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा, और बीच में इक्वेटर होगा, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है, अब देखिए कुछ समय ऐसा आता है जब इक्वेटर जो है वो सूर्य के सामने होगा, कोई भी वैसा पोर्शन अर्थ का नहीं होगा जो सूर्य की तरफ ज्यादा झुका हुआ होगा। सूर्य की किरणें जो है वो इक्वेटर पर वर्टिकली लंबवत गिर रही होंगी। एक समय ऐसा आएगा कि सूर्य की किरणें जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लंबवत गिरेंगी। एक समय ऐसा आएगा कि जो सूर्य की किरणें हैं वो वर्टिकल लंबवत जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे गिरेगी। मैंने 3 बात बताया। पहला ये कि कुछ समय ऐसा आएगा, साल में कुछ समय ऐसा आएगा जिस समय जो सूर्य की किरणें हैं वो वर्टिकल इक्वेटर पर गिरेंगी, और कुछ समय ऐसा आएगा कि सूर्य की किरणें वर्टिकल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरेंगी, और कुछ समय ऐसा आएगा जब सूर्य की किरणें वर्टिकल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे गिरने वाला है। तो आप ऐसा समझिए कि जब सूर्य की किरणें डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे गिरता हो, भारत जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ना, भारत जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अधिकांश देश हैं पूरे दुनिया में, विश्व के जितने भी अधिकांश देश हैं, ज़्यादा जो देश है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में ही मौजूद है। इसीलिए हम जो कुछ भी यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। मतलब ये हुआ कि जब सूर्य की किरणें डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे गिरता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडा होता है, विंटर। ठीक है, विंटर होगा। और जब सूर्य की किरणें यहां पर देखिए आप, जब सूर्य की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट गिरेंगी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे यहां उत्तरी गोलार्ध आप कहिए, वहां पर समर होगा, मतलब गर्मी होगा। ठीक है, और जब मतलब इक्वेटर पर गिरेंगे, भूमध्य रेखा पर गिरेंगे तो ना गर्मी होगा ना ठंडा होगा। एक समय बसंत ऋतु और एक समय पे आपको ऑटम देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पर हम लोग ये समझेंगे कि जैसे देखिए ये क्या कहना चाह रहा है कि साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी। तो सबसे बड़ा दिन कब होगा? सबसे बड़ा दिन तो गर्मी में होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से। तो सबसे बड़ा दिन कब होगा? समर में होगा। वो कब होगा? 20 या 22 जून को। आप ऐसा भी कह सकते हैं 21 जून को भी होता है। ठीक है, तो आप ये डेट को याद रखेंगे। मतलब ये है कि ये वो ऐसा दिन है जिस दिन पूरे साल का सबसे बड़ा दिन होगा, मतलब डेज का जो इंटरवल होगा वो ज्यादा होगा। इसमें क्या होगा? दिन जो है वो सबसे छोटा होगा और यहाँ पर दिन और रात पूरे पृथ्वी पर बराबर होगा। ये जो हम बात कर रहे हैं ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। इसी का ठीक उल्टा होने वाला है जब हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे। इस समय में सदर्न हेमिस्फीयर में समर सॉल्स्टिस होगा और इस समय में मतलब कि सदर्न हेमिस्फीयर में दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर विंटर सॉल्स्टिस होगा। ठीक है, ये बात हम लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि क्या लिखा हुआ है। सॉल्स्टिस जो है, solstice जो है is the time when the sun is at a greatest distance from the equator and the sun's rays are vertical either at the tropic of Cancer or at the tropic of Capricorn. So solstice occur twice in year. मतलब साल में 2 बार solstice होगा, एक बार winter solstice होगा, एक बार summer solstice होगा। ठीक है, यहां पर देखिए summer solstice on 21st June the north pole is tilted towards the sun and the sun is overhead। याद रखेंगे कि समर सॉल्स्टिस में नॉर्थ पोल जो है वो किस तरफ टिल्टेड होता है? सन की तरफ। और जो है सन जो है वो डायरेक्ट अपना किरणें कहां पर गिराता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे।
ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो उत्तरी गोलार्ध है, वहां पर लंबा, सबसे लंबा दिन देखने को मिलेगा और सबसे छोटी रात देखने को मिलेगी। ठीक है, आप इस डायग्राम से भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहां पर हो क्या रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सूर्य की किरणें डायरेक्ट गिर रही हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए विंटर सॉल्स्टिस में हम लोग देखेंगे। विंटर सॉल्स्टिस क्या है? दिसंबर 22, ये डेट को याद रखेंगे। द सदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड, उसमें क्या था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो झुका हुआ था, इसमें सदर्न हेमिस्फीयर सूर्य की तरफ झुका हुआ है और सन जो है वो वर्टिकल लंबोवत ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे गिर रहा है। सदर्न हेमिस्फीयर विल हैव इट्स लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट, मतलब ये है कि ये सदर्न हेमिस्फीयर में लंबा दिन होगा। और क्यों? क्योंकि देखिए जब यहां पर विंटर होगा, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो सदर्न हेमिस्फीयर में ठंडा होता है। जब मानिए कि विंटर सॉल्स्टिस जो हम लोग ये नाम दिए हैं वो तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से दिए हैं, मतलब ये हुआ कि जब विंटर होगा आपको उत्तरी गोलार्ध में, उस समय क्या होता है, गर्मी होता है दक्षिणी गोलार्ध में। इसीलिए आप देखिएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, विंटर सॉल्स्टिस में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा रात होगा। और ठीक इसका उल्टा हमको देखने को मिलेगा विंटर सॉल्स्टिस में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक, बस सिंपल सा आपको ये याद रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, आपको सिंपल ये याद रखना है कि मतलब जो समर सॉल्स्टिस है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि उस दिन उत्तरी गोलार्ध में, उस दिन उत्तरी गोलार्ध में हम सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा दिन देखते हैं और सबसे छोटी रात देखते हैं। और विंटर सॉल्स्टिस में क्या होगा कि इस दिन हम उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन और बड़ी रात देखते हैं। ठीक है, और इक्विनॉक्स क्या है कि हम ये देखेंगे कि इस दिन पूरे पृथ्वी पर बराबर के दिन और बराबर का रात होगा। ठीक है, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा। देखिए स्प्रिंग और वर्नल इक्विनॉक्स, जो स्प्रिंग का सीजन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मार्च में चलता है, तो 21 मार्च को क्या होगा कि आप ये देखिएगा कि स्प्रिंग है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और जो सूर्य की किरणें जो है वो इक्वेटर पर गिर रही है। कोई भी जो रेखा है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कोई भी नहीं झुका हुआ है सूर्य की तरफ, मतलब ये है कि बराबर प्रकाश सभी को मिल रहा है। तो हम ये कहेंगे कि दिन और रात बराबर होने वाला है। ठीक है, और देखिए ऑटमनल इक्विनॉक्स, मतलब जो ऑटम का जो सीजन है वो सितंबर के अराउंड में इंडिया में चलता है, तो 23 सितंबर को हम ये देखने को हमको मिलता है। ठीक है, आइए मून के बारे में हम लोग देखते हैं। जो मून है उसे, जिसे आप चंद्रमा कहते हैं, मून जो है सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो मून है इट इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, मतलब यह है कि ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह है। ऐसे देखें हम तो हम लोग बहुत सारे सैटेलाइट को छोड़े हुए हैं जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, लेकिन वो नेचुरल ना होकर वो मैन मेड है। अगर नेचुरल की बात करें तो वो मून है। मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अब एक बात यहां पर आप ये याद रखिएगा कि मून के पास भी मास है, द्रव्यमान है, तो उसके पास भी गुरुत्वाकर्षण है। क्या है? गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी है। लेकिन जो अर्थ की जो ग्रेविटी है उससे इसका 4 गुना कम है। मतलब जो अर्थ पे जो ग्रेविटी होगा, जो अर्थ पे गुरुत्वाकर्षण होगा, पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण होगा वो ज्यादा है और मून पर कम है। परिणाम इसका यह होगा कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पदार्थ का, किसी भी वस्तु का वजन जो है, मानिए द्रव्यमान सेम रहेगा लेकिन वजन उसका पृथ्वी पर ज्यादा होगा, और जब हम चंद्रमा पर उस चीज को ले जाएंगे तो उसका वजन कम हो जाएगा। कम होने का कारण यह है क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण का बल कम है। ठीक है, यहां पर देखिए जो मून है, जो चंद्रमा है, वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। वो चक्कर लगाने में कितना समय उसको लग रहा है? 27 डेज 7 आवर 43 मिनट्स।
एंड 11.5 सेकेंड। अगर इतना पूरा डिटेल याद ना हो, अप्रॉक्स अभी याद रखेंगे 27 डेज लगाता है समय। ठीक है, यहां पर हमने ये देखा था कि जो मून है, मून भी अर्थ के तरह रोटेशन भी करता है, रेवोल्यूशन भी करता है। मतलब यह है कि अपने एक्सिस पे भी घूमता है और अपने कक्ष पे भी घूमता है, मतलब कि कक्ष पे भी घूमता है पृथ्वी के चारों तरफ। तो अब ये है कि देखिए, इसमें ये बात हमने पिछले लेक्चर में ही बताया है कि दोनों का जो टाइमिंग है ना, जैसे वो अपने एक्सिस पे भी इतना ही दिन में वो एक राउंड कंप्लीट करता है और अपने ऑर्बिट में भी, अपने कक्ष में भी पृथ्वी के जो चारों तरफ घूम रहा है उसमें भी उसको इतना ही समय लग रहा है। इसी कारण से पृथ्वी से हम सिर्फ मून का चंद्रमा का हम एक ही तरफ को देख सकते हैं, एक ही साइड को देख सकते हैं, और 59% जो है हम देख पाते हैं और 41% हम पृथ्वी से कभी नहीं देख पाते हैं। कारण यह है क्योंकि उसका रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों का टाइमिंग सेम है। ठीक है, उसके बाद आइए, मून जो है, मून पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब यह है कि चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है। ठीक है, यहां पे देखिए, बेली इज द लार्जेस्ट क्रेटर ऑन द अर्थ, बेली इज द लार्जेस्ट क्रेटर ऑन द मून, ओरिएंटेल एंड इम्ब्रियम आर द लार्जेस्ट बेसिन एंड हाईएस्ट माउंटेन इज लेबनिड्स। इसे आप मेन याद रखेंगे कि जो मून पर, चंद्रमा पे सबसे ऊंचा माउंटेन, ऊंचा पर्वत है वो लेबनिड्स है। जैसे आप देखेंगे, आप रात के समय में जब आप चंद्रमा को देखते हैं तो जो आपको दिखता है डार्क टाइप का, जो डार्क टाइप का ऐसा कुछ बना हुआ दिखता है, शैडो टाइप का, तो वो ये बताता है कि वहां पर पहाड़ है, वहां पर वैली है, वहां पर घाटी है, वो उस चीज को दिखाता है। यही कहा जा रहा है कि जो मून है, मून के सरफेस पे हम घाटी भी देखते हैं, मून के सरफेस पे हम बेसिन भी देखते हैं। मतलब यह है कि फ्लैट लैंड भी है और दूसरी बात यह है कि माउंटेन भी है। मतलब कि यहाँ पर भी जो भूस्थल है वो विभिन्न प्रकार के हैं और तरह तरह के हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि जो लेबनिड्स है वो हाईएस्ट माउंटेन ऑन मून है। देखिए, मून को हम लोग फॉसिल प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। मून को इसलिए हम लोग फॉसिल प्लैनेट का मतलब जीवाश्म ग्रह, हम लोग चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका भी जो उम्र है ना, जो अर्थ का उम्र है उसी के बराबर का है। अर्थ का उम्र कितना है? अर्थ कब बना? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। बिग बैंग की थ्योरी कब हुई? बिग बैंग कब हुआ? मतलब कि जो विस्फोट हुआ और उसके बाद जो पूरा ब्रह्मांड बना, तो वो कब हुआ था? 13.6 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, अब यहां पर देखिए, द रियर साइड ऑफ मून इज ऑलवेज डार्क। जो फ्रंट साइड हम देख रहे हैं वो जो है हमें लाइट जलता हुआ दिखता है। दिखता क्यों है? क्योंकि वो सूर्य के किरणों के प्रभाव के कारण जल रहा है। चंद्रमा का अपना कोई लाइट नहीं है। अब ये याद रखेंगे कि चंद्रमा के पास भी अपना कोई लाइट नहीं है, जिस तरह से पृथ्वी के पास नहीं है। अगर हमको चंद्रमा चमकता हुआ दिखता है, अगर हमको ब्राइट दिखता है, कारण यह है कि पीछे से उसे सूर्य की किरणें मिल रही है और वहीं रिफ्लेक्ट होकर हमें दिख रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो उसका रेयर साइड है मून का, जो रेयर साइड मून का है, जो पिछला साइड है, वहां पर बहुत ही डार्क है, अंधेरा है। उसे हम लोग कहते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। मतलब यह है कि शांति वाला समुद्र, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। आप याद रखेंगे कि लेबनिड्स माउंटेन कहां पर है? तो मून पे है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर है? तो मून पे है। ठीक है, मून इसलिए भी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम चंद्रयान 3 मिशन हम भेजने वाले हैं चंद्रयान 2 मिशन के बाद में। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि ओनली 59% ऑफ द सरफेस ऑफ द मून इज विजिबल टू अस। अब देखिए, यहां पर जिस तरीके से अभी हम लोगों ने पेरिहीलियन और एफिलियन देखा पीछे में, कि जिस समय में या जिस दिन में सूर्य से चंद्रमा का दूरी अधिकतम होता है, सूर्य से पृथ्वी का दूरी अधिकतम होता है, तो हम कहते हैं उसे एफिलियन। सूर्य से पृथ्वी का दूरी सबसे निकटतम होता है, नियरेस्ट होता है, तो हम उसे बोलते हैं पेरिहीलियन। उसी के तर्ज पे, उसी के तरह, उसी सिमिलरली क्या होगा कि जिस दिन
चंद्रमा जो है वो पृथ्वी से सबसे नजदीक होगा तो हम पेरिजी बोलेंगे, और चंद्रमा जो है पृथ्वी से सबसे दूर होगा तो हम अपोजी बोलेंगे। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा एक चीज को देखते हैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, फेजेस ऑफ मून, चंद्रमा के चरण। आप ये समझिएगा कि जब चंद्रमा निकलता है, जब हम ये कहते हैं कि जिस दिन शुरू दिन चंद्रमा निकला, तो आप ये देखिएगा कि उस दिन अगर न्यू मून है तो हम ये कहेंगे कि न्यू मून के दिन अंधेरा होता है, मतलब उस दिन दिखेगा कुछ भी नहीं। फिर उसके जो दूसरा दिन, मतलब 3 दिन के बाद में आप देखेंगे क्रेसेंट शेप का मून दिखेगा, एकदम पतला सा। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका आकार बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे उसका आकार छोटा होगा। ये जो चलता है प्रोसेस, ये जो चरण चलता है, ये कंप्लीटली 27 दिन का, 28 दिन का चलता है। हम लोग ये चरण को देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आपने अलग अलग शेप, अलग अलग आकार मून का देखा होगा, वो आकार का कारण क्या है हम ये समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आप ऐसा समझिए कि मून का अपना कोई लाइट नहीं है, अपना कोई प्रकाश नहीं है। वो अगर प्रकाश दे रहा है या वो चमक रहा है या वो दिख रहा है तो कारण सिर्फ सूर्य की किरणें हैं। सूर्य की किरणें उस पर पड़ रहा है और उनमें से रिफ्लेक्ट होकर जब आ रहा है तो वो क्या हो रहा है कि उसका हमको तरह तरह का आकार देखने को मिल रहा है। जिस पोर्शन पर सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट कर पाती हैं उसका हम आकार, वही आकार का हमें चंद्रमा दिखता है। और जो पोर्शन में नहीं दिखता है, जो पोर्शन पर सूर्य की किरणें नहीं अपनी प्रकाश देती है, वहां पर क्या होगा कि वहां वाला पोर्शन हमको नहीं दिखता है और हमें तरह तरह का आकार दिखता है। हम ये समझेंगे। सबसे पहले यहां पर देखिए, यहां से हम लोग पहले समझते हैं, फिर डायग्राम के पास जाएंगे। इफ यू लुक अप एट द मून एट नाइट यू वुड हैव नोटिस दैट इट चेंजेस इट्स शेप एवरी डे। मतलब इसका आकार हर दिन चेंज होता है। दिस इज बिकॉज द हेवनली बॉडी हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन, अपना कोई प्रकाश नहीं है। इट कैन ओनली रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द सन। ओनली द साइड ऑफ द मून विच फेसेस द सन कैन रिफ्लेक्ट दिस लाइट। एंड कैन अपियर ब्राइट, द अदर साइड अपियर्स डार्क। जो मैंने अभी बताया वही सारी बातें हैं कि वो अपना जहां पर उसका प्रकाश पड़ रहा है वो चमक रहा है, जहां प्रकाश नहीं पड़ रहा है सूर्य का वहां वो अंधेरा दिख रहा है। एज दिस सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अब क्या है, साथ साथ में ये जो है, ऐसा तो है नहीं कि एक जगह पर रुका हुआ है, पृथ्वी भी है, अर्थ भी जो है वो चक्कर लगा रहा है सूर्य का, और जो चंद्रमा है वो भी चक्कर लगा रहा है अर्थ का। तो उसका पोजीशन भी चेंज हो रहा है, हर दिन के साथ पोजीशन भी चेंज हो रहा है। इसी कारण से हम तरह तरह का शेप देख रहे हैं। एज दिस सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ वी कैन सी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ द रीजन इल्यूमिनेटेड बाय द सन। मतलब क्या होता है कि हम अलग अलग मात्रा में, अलग अलग प्रोपोर्शन में, अलग अलग अनुपात में हम ये देखते, समानुपात में हम ये देखते हैं कि सूर्य का किरणें उन पर पड़ रहा है और अलग अलग शेप हमें देखने को मिल रहा है। यहां पर देखिए, जैसे आप इससे बस आप यही समझिए, यहां से क्या हो रहा है, सूर्य है, जहां पर सूर्य सामने, जैसे जिस अर्थ के, पृथ्वी के जो फेस के तरफ, जिस चेहरे की तरफ सूर्य दिखेगा उधर दिन होगा, उसके पीछे वाला जो होगा वो रात होगा। और रात में ही हमको दिखना है चंद्रमा, दिन में तो नहीं दिखता है। इसका मतलब यह हुआ कि देखिए, जहां दिन हो रहा है वहां चंद्रमा दिखेगा नहीं, लेकिन जहां रात हो रहा है वो कौन से शेप में दिखेगा वो निर्भर कर रहा है कि सूर्य की किरणें कितना उस तक पहुंच रही है। ठीक है, यहां पर देखिए आप, when the moon is exactly, यहां पर when the moon is exactly between the earth and sun it is called conjunction and the moon at this time is called new moon। ठीक है, हम वो डायग्राम के पास वापस जाएंगे। देखिए, एक मिनट, हाँ, देखिए ये क्या है, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ये क्या है, ये मून है,
और ये मून का अलग अलग शेप बताया गया है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि मून क्या हो रहा है कि वो छोटा हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, बस वो लाइट किस एंगल से पड़ रहा है, कितना पड़ रहा है, उस हिसाब से उसका शेप चेंज हो रहा है। तो देखिए एकदम शुरुआत में ये बोला गया कि जब मून जो है वो अर्थ और सन के बीचों बीच में है, जो मून जो है वो अर्थ और सन के बीचों बीच में है, तो उस दिन हम कहेंगे न्यू मून है, और न्यू मून के दिन में हमें चंद्रमा दिखता नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए 3.5 दिन के बाद, उसके बाद देखिए यहाँ पर when the moon is exactly between the earth and sun, it is called conjunction, and the moon at this time is called new moon. In this position the part of the moon facing the earth is in complete darkness. ठीक है, तो ये पोजीशन के बारे में बात कर रहा है, ये पोजीशन के बारे में बात हो रहा है, ये वाला पोजीशन के बारे में, न्यू मून देखिए दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर हम लोग देखेंगे जो सेकंड है, अब इसके बाद देखिए 3.5 दिन के बाद, मतलब आफ्टर अबाउट 3.5 days आफ्टर द कंजंक्शन, जब न्यू मून हो गया, द मून इज विजिबल एज थिन क्रेसेंट। क्रेसेंट का मतलब जब चांद एकदम नया नया निकला होता है तो वो पतला सा जो दिखता है उसे क्रेसेंट कहते हैं। एंड द मून इज इन दिस पोजिशन इज कॉल्ड क्रेसेंट मून। 3.5 दिन के बाद आप इस आकार में चंद्रमा को देख पाते हैं। 3.5 दिन के बाद आप इस आकार में चंद्रमा को देख पाएंगे। ठीक है, ठीक फिर उसके बाद 10.5 दिन के बाद, ठीक उसके बाद आप देखिए 7 दिन के बाद, मतलब 3.5 दिन का ही फेज चलेगा। तो पहला क्या है कि जिस दिन शुरुआत का जो दिन था उस दिन न्यू मून था, उस दिन दिख नहीं रहा था। 3.5 दिन के बाद यह क्रेसेंट की तरह दिखने लगा। फिर 7 दिनों के बाद क्या होगा, द फेज ऑफ द मून इज कॉल्ड फर्स्ट क्वार्टर। मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वार्टर में पहुंच गया, हाफ ऑफ द मून इज विजिबल इन दिस पोजीशन। मतलब यह है कि नए मून से 7 दिन के बाद हम देखते हैं कि आधा चंद्रमा हमें दिखता है। देखिए आधा चंद्रमा हमें दिखेगा 7 दिन के बाद। देखिए शुरुआत के समय में हमें दिख नहीं रहा था, न्यू मून था, एकदम एग्जैक्टली बीच में था। फिर 3.5 दिन के बाद हमें इतना दिख रहा है, 7 दिन के बाद हमें इतना दिख रहा है, और 10.5 दिन के बाद देखिए कि ये स्टेज उसका आ जाएगा, इतना दिखेगा हमें। ठीक है, इसको हम लोग फर्स्ट क्वार्टर कह रहे थे 7 दिन के बाद। ठीक है, यहां पर देखिए 10.5 दिनों के बाद, आफ्टर द अबाउट 10.5 days of conjunction, about 3/4 of the moon is visible, and this phase is called waxing gibbous moon. आप याद रखेंगे इसको, waxing gibbous moon. Full moon is visible after about 14.5 days of the conjunction. ठीक है, फुल मून हमको कब देखने को मिलेगा, पूर्णमासी, इसी दिन को हम लोग कहते हैं। ठीक है, 14.5 days ऑफ द कंजंक्शन। अब उसके बाद क्या होगा कि इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने देखा कि पहले तो दिख नहीं रहा था, फिर क्रेसेंट दिखा, फिर उसके बाद हमको थोड़ा सा दिखा, फिर हम लोगों को क्वार्टर दिखा, फिर उसके बाद आधा से ज़्यादा दिखा, और उसके बाद फुल मून हम लोगों को दिखा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा फिर वो छोटा होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम से हम लोग देखेंगे, जैसे शुरू में क्या है कि जब चंद्रमा जो है, न्यू मून का दिन था, तो जो चंद्रमा था वो पृथ्वी और सूर्य के ठीक बीचों बीच में था, और वो कुछ दिख नहीं रहा था, डार्क था, अंधेरा था। 3.5 दिनों के बाद क्रेसेंट मून की तरह वो दिखने लगा। फिर उसके बाद 7 दिन के बाद फर्स्ट क्वार्टर होने लगा। 7 दिन के बाद में क्या हुआ कि ये आधा दिखने लगा। 10.5 दिन के बाद वो आधा से ज़्यादा दिखने लगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि आप देखिए 14 दिनों के बाद, 14.5 दिनों के बाद आप ये देखेंगे कि 14.5 डेज के बाद हम लोगों ने देखा कि ये फुल मून दिखने लगा। और फिर उसके बाद उसका साइज उसी तरीके से कम होगा और फिर से न्यू मून का समय आ जाएगा। ठीक है, अभी तक मुझे लगता है कि ये बात को आप समझ पाए होंगे। बस इसमें थोड़ा डेज याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, बाकी इसका कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा जो पढ़ेंगे वो इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से। एक्लिप्स को हम हिंदी में ग्रहण कहते हैं।
कभी आप सुनते होंगे कि सूर्य ग्रहण लगा, मतलब सोलर एक्लिप्स। कभी आप सुनते होंगे चंद्र ग्रहण लगा, तो इसका मतलब क्या है कि लूनर एक्लिप्स। अच्छा, इसका आप अगर सिंपल सा अगर आप समझें कि ये होता क्या है, तो आप ये समझेंगे कि रात में चंद्रमा दिखता है तो रात में चंद्र ग्रहण लगता है। ग्रहण लगने का मतलब ये हुआ कि चंद्रमा जितना दिखना चाहिए नहीं दिखेगा, अंधेरा दिखेगा, अंधेरा लगेगा, तो वो चंद्र ग्रहण लगेगा। उसी तरीके से सूर्य ग्रहण क्या होगा, जो सूर्य है दिन में दिखता है, जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो लगेगा कि हाँ कि सूर्य पे किसी ने अपना परछाई डाल दिया है, छाया डाल दिया है और क्या हो रहा, अंधेरा दिख रहा है, तो सूर्य ग्रहण हुआ। अब हम लोग समझेंगे कि ये है क्या, होता क्यों है, हम ऐसा समझेंगे। इसको समझने से पहले आप ऐसा समझिए कि जो हमारा अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो सूर्य का चक्कर लगाता है, और जो मून है, चंद्रमा है, वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। सब दोनों का कक्ष अलग है, लेकिन कुछ समय ऐसा आता है कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आएगा तो क्या होगा, सूर्य के किरणों को वो रोकेगा पृथ्वी तक आने के लिए। उस समय क्या होगा कि ये चंद्र ग्रहण लगेगा। ठीक है, अब देखिए, ठीक इसी का उल्टा ऐसा भी हो सकता है कि घूमते घूमते चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ गया। मतलब क्या होगा कि जो चंद्रमा पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ना चाहिए वो पड़ेगा नहीं, और ये लगेगा चंद्र ग्रहण। हम लोग इसको देखेंगे अच्छे से, ठीक है। लेकिन आप इतना समझ जाइए कि ये खेल इस चीज़ का है कि दोनों अपने अलग अलग कक्ष में, चंद्रमा अपने कक्ष में घूम रहा है और उसके बाद है कि पृथ्वी भी अपने कक्ष में घूम रहा है। घूमते घूमते अगर माने किसी समय कोई दो के बीच में, मतलब सूर्य के बीच में अगर चंद्रमा आ गया तो हम कहेंगे कि ये सूर्य ग्रहण है। और सूर्य के और पृथ्वी के बीच में अगर माने कि अगर सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आ गया तो हम कहेंगे चंद्र ग्रहण है। इसको हम समझते हैं आगे। एन एक्लिप्स हैपेंस व्हेन अ प्लैनेट और अ मून गेट्स इन द वे ऑफ द सनलाइट। ग्रहण तब होता है जब कोई ग्रह या चंद्रमा सूर्य के प्रकाश के रास्ते में आ जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग ग्रहण कहते हैं। जैसे ग्रहण आप ऐसे भी कॉमन सेंस में भी आप सुनते होंगे कि हाँ ग्रहण लग गया, मतलब क्या है, कोई डिस्टर्ब करने बीच में चला आया। ठीक है, अब यहां पे देखिए, व्हेन द लाइट ऑफ सन और द मून इज ब्लॉक्ड बाय अनदर बॉडी, द सन और मून इज सेड टू बी इन एक्लिप्स। मानिए कि अगर प्रकाश को आने से रोक रहा है तो वो जो प्रक्रिया है, वो जो प्रोसेस है, हम उसे कहते हैं कि ये एक्लिप्स है। हियर ऑन अर्थ वी कैन एक्सपीरियंस टू काइंड्स ऑफ एक्लिप्स। हम पृथ्वी पर दो तरह के एक्लिप्स देखते हैं, एक तो है कि सोलर एक्लिप्स, दूसरा है लूनर एक्लिप्स। देखिए, सोलर एक्लिप्स के बारे में हम ये समझते हैं कि सोलर एक्लिप्स या सूर्य ग्रहण कब होता है। यह तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। यहां पर आप ये समझिए, मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। एज अ रिजल्ट द मून ब्लॉक्स द लाइट ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस एंड कास्ट द शैडो ऑन इट। आप ऐसा समझिए कि जब चंद्रमा जो है वो मून, चंद्रमा जो है जब अर्थ, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो हम लोग कहते हैं कि ये सोलर एक्लिप्स हुआ है या सूर्य ग्रहण लगा है। दिस ऑकर्स ऑन अ न्यू मून फेज। हम लोग देखे थे ना पीछे में कि न्यू मून वाला टाइम कब था, जब समझिए एकदम शुरुआती दौर था, जब क्या हो रहा था कि अर्थ, पृथ्वी और सूर्य के ठीक बीचों बीच में अर्थ, ये मून था, तो हम लोग कहते थे न्यू मून फेज। तो यही बोला जा रहा है कि न्यू मून फेज के समय में ही सोलर एक्लिप्स लगता है। ठीक है, उसके बाद वी कैन ऑब्जर्व अप टू 5 सोलर एक्लिप्स पर ईयर। मतलब यह है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा 5 ही सूर्य ग्रहण साल में देख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा, हो सकता है इससे कम भी हो, ठीक है, हो सकता है 0 भी हो। अकर्स ओनली इफ द सन एंड मून आर ऑन द वन साइड ऑफ द अर्थ। इसका मतलब यह हुआ, इस पॉइंट का मतलब यह हुआ कि जैसे आप ऐसे समझिए कि सोलर एक्लिप्स हो कब रहा है, जब माने कि सन है, ये अर्थ है और बीच में माने मून है। अब देखिए हो क्या रहा है
क्या आप देखिएगा कि क्या होता है ना कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा अंधेरा हो जाएगा, मतलब ऐसा होगा कि लगेगा किसी ने प्रकाश को डिस्टर्ब किया है, अंधेरा हुआ है लेकिन फुल अंधेरा नहीं हुआ है। कारण यह है क्योंकि मून जो है बीच में आया है, लेकिन मून जो है वो सूर्य से बहुत छोटा है और सूर्य अपने प्रकाश को दे पा रहा है, लेकिन बीच में ये अवरोधक का काम कर रहा है। ठीक है, तो अब ये ऐसा समझिए कि क्या हुआ कि सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश अर्थ तक पहुंच रहा था, बीच में घूमते घूमते मून आ गया, तो मून जब बीच में आ गया तो सूर्य का प्रकाश ठीक से अर्थ पर नहीं पहुंच रहा है। ये कंडीशन को हम लोग कहते हैं सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण। ठीक है, कभी कभी आप देखिएगा कि एकदम हल्का सा लगता है सूर्य ग्रहण, मतलब एंगल के हिसाब से लगेगा। अगर माने आधा ब्लॉक किया है तो इसे हम पार्शियल सोलर एक्लिप्स कहेंगे, मतलब ये होगा कि आंशिक सूर्य ग्रहण। और अगर माने कि बीचों बीच एकदम ठीक से बैठा हुआ है तो हम उसे कहेंगे टोटल सोलर एक्लिप्स। ठीक है, इसी का उल्टा, तो इसका मतलब देखिए इसमें जो पॉइंट लिखा हुआ था कि ऐसा तभी होता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक तरफ हो। मतलब क्या है कि देखिए सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक तरफ है तभी हम सोलर एक्लिप्स देख पाएंगे। अगर मानिए कि ठीक है बीच, मानिए कि अगर मून जो है चलते चलते यहां पर आ जाए तो देखिए क्या इसका कोई परिणाम, इसका कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? सन का लाइट अर्थ पे आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि सोलर एक्लिप्स तभी होगा जब सन और मून जो है अर्थ के एक ही तरफ में हो, एक ही साइड में हो। ठीक है, अगर उल्टा साइड होगा तो एक्लिप्स नहीं होगा। ठीक है, चूंकि चंद्रमा का आकार सूर्य की तुलना में छोटा होता है इसलिए पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल कुछ मिनटों तक ही रहता है। ठीक है, यहां पर आप देखिए ये अर्थ है, ये मून है, ये सन है। ठीक, देखिए एक समय ऐसा आएगा जब क्या हो रहा है कि जो मून है वो बीचों बीच में है। यहाँ पर देखिए मून है, यहाँ पर है, फिर यहाँ पर मून है। आप ऐसा समझिए कि ये अलग अलग एंगल के तौर पे दिखाया जा रहा है। जैसे आप ऐसा समझिए कि एकदम बीच में आया है। एक आपने एक न्यूज में एक नाम सुना होगा, डायमंड रिंग। डायमंड रिंग का मतलब ये होता है कि आप जैसे ऐसे समझिए कि ऐसा है और यहाँ पे कुछ लाइट जल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि डायमंड रिंग का मतलब क्या होता है कि एक्लिप्स का समय है लेकिन थोड़ा सा लाइट आ रहा है और लग ऐसा रहा है कि वो रिंग है। ठीक है, तो वो डायमंड रिंग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखिए एनुलर एक्लिप्स का मतलब ये होगा कि जैसे माने बीच में मून तो आ गया लेकिन क्या हो रहा है कि मून छोटा है, बीचों बीच में है, तो क्या हो रहा है साइड से लाइट आ रहा है, तो ये एनुलर वाला सोलर एक्लिप्स होगा। ठीक है, अगर मानिए कि इसने अगर मानिए किसी एंगल से आधा ही ब्लॉक किया है, मतलब आधा लाइट आ रहा आधा नहीं आ रहा है, तो हम लोग पार्शियल सोलर एक्लिप्स कहेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए अब लूनर एक्लिप्स इसी तरीके का चीज है ये। लेकिन हो क्या रहा है कि सोलर एक्लिप्स में क्या हो रहा था, सोलर एक्लिप्स में ये हो रहा था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ रहा था। ठीक है, लेकिन लूनर एक्लिप्स में क्या होगा कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आएगा। ठीक है, ऑकर्स व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून। मतलब यह हुआ कि चलते चलते पृथ्वी क्या है कि सन और मून के बीच में चला आया, तो जो मून पे जो प्रकाश जा रहा था वो प्रकाश उसको मिल नहीं पा रहा है। मिल नहीं पाएगा तो क्या होगा कि हम ये कहेंगे चंद्र ग्रहण लग गया, मतलब चांद पर ग्रहण लग गया। ठीक है, occurs if the sun and moon are located on the opposite side of the earth। जब दोनों ऑपोजिट साइड पे होंगे तब लूनर एक्लिप्स देखने को मिलता है। जैसे हम लोगों ने देखा ना उस डायग्राम में कि जैसे मानिए कि यहाँ पर सन है, यहाँ पर अर्थ आ गया और यहाँ पर मून आ गया, तभी तो है अर्थ जो है मून पे सनलाइट को जाने नहीं देगा। इसीलिए क्या है कि अर्थ के ऑपोजिट साइड में सन और मून होंगे तो लूनर एक्लिप्स होगा। लेकिन अर्थ के ऑपोजिट साइड पर ना होकर अर्थ के सेम ही साइड पर सन और मून दोनों होगा तब सोलर एक्लिप्स होगा। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि ये कब होगा। आमतौर पर ऐसा तभी होता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के विपरीत दिशा में स्थित हो। यूजुअली अक्कर एट फुल मून। जब फुल मून का समय होता है तब हम लूनर एक्लिप्स देखते हैं। जो फुल मून हम लोगों ने देखा 27 दिन के बाद जो हमको फुल मून देखने को मिलेगा, उस समय पर लूनर एक्लिप्स होता है। और न्यू मून के समय में
न्यू मून के समय में वो सोलर एक्लिप्स होता है। मैक्सिमम 3 लूनर एक्लिप्स इन अ ईयर। आप ये देखिएगा कि साल में सोलर एक्लिप्स ज़्यादा आ सकता है, लूनर एक्लिप्स कम आएगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नोट, एक्लिप्सेज डू नॉट अकर ऑन एवरी फुल मून। जरूरी नहीं है कि हर फुल मून पे, हर न्यू मून को एक्लिप्स होगा। ये डिपेंड करता है कि कब वो बीचों बीच में आ रहा है एक दूसरे के। यहां पर यही इस डायग्राम से बताया गया है। यहां पर जैसे आप देखिएगा तो यही चीज बताया गया है कि जैसे देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि ये अर्थ है, यहां पर नाइट है, यहां पर डे है। तो अब जैसे आप ऐसा समझिएगा कि जिधर डे होगा उधर सूर्य दिख रहा होगा और जिधर नाइट होगा उधर मून दिख रहा होगा। तो आप ऐसा समझिए कि जब न्यू मून के समय में जो मून है, न्यू मून के समय में जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तो सोलर एक्लिप्स होता है। और जब फुल मून के समय में जो अर्थ है वो मून और सन के बीच में आ जा रहा है तो लूनर एक्लिप्स है, ठीक है। ये वाला जो कंडीशन है ये लूनर एक्लिप्स को दर्शा रहा है। लूनर एक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण को, और ये वाला जो कंडीशन है ये सोलर एक्लिप्स को बता रहा है। मतलब हाँ, तो आप ये याद रखेंगे कि जो सोलर एक्लिप्स जो है वो ज़्यादा बार आता है लेकिन कम देर के लिए रहता है। लूनर एक्लिप्स है, चंद्र ग्रहण जो है वो कम बार आता है लेकिन ज़्यादा देर के लिए रहता है। ये दोनों चीज़ों को आप याद रखेंगे। आज के लेक्चर में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा, समझा, और इसमें बहुत सारे फैक्ट्स भी आपके पास आए। आपको ये सारा चीज़ याद रखना है और हम लोग इसी तरीके से अगले लेक्चर के साथ भी हम आपके पास हाजिर होंगे। आज के लिए हम यहीं पर आपसे विदा लेते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट, और आगे के लिए हम यही कामना करेंगे कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। अगले लेक्चर के साथ बहुत जल्दी हम आपके पास उपलब्ध होंगे। चलिए, आज के लिए बस यहीं पर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।